हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कोई भी मेटल या नॉन मेटल एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब वो किसी चीज़ से रिएक्ट करता है, एकदम उसके साथ मर्ज हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो वो उस समय जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकली रूप से इन्वॉल्व हो जाता है उसके साथ और अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेता है, उसके साथ मिलके एक कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, केमिकल लेवल पे। तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या दोनों एक जैसी केमिकल रिएक्शन देती हैं या दोनों अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस देती हैं, या जैसे हमने अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो क्या वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज में है कि इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको कि देखने के बाद हम बिल्कुल ही पिन पॉइंट तरीके से कह सकें क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है इसीलिए ये जो अननोन कंपाउंड है वो मेटल है, या अननोन कंपाउंड क्या है, नॉन मेटल है। ऐसा क्या हम कह सकते हैं? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की ये दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये उन दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं। तो केमिकल बेसिस पे हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ही ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट होती है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, और एक चीज़ हमने ऊपर अभी देखी रस्टिंग। ठीक है, एक्चुअली क्या है, रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन जो है बड़ी फिनोमिना है, कोई भी चीज़ करोड करती है, और रस्टिंग जो है एक स्मॉल टर्म है जो कि स्पेसिफिकली रेफर की जाती है आयरन के लिए। ठीक है, रस्ट ऑफ आयरन। आपने रस्टिंग का भी मतलब वही होता है जो करोजन का मतलब होता है, लेकिन रस्टिंग वर्ड जो है वो जनरली आयरन के लिए यूज होती है, और करोजन वर्ड जो है वो सारे दूसरे मेटल्स हैं उनका जब कोई नुकसान होता है ऑक्सीजन की वजह से या कोई उनका जो है रिएक्शन होता है तो उसको हम करोजन कहते हैं। ठीक है, करोजन और रस्टिंग में एक डिफरेंस ये है कि रस्टिंग में क्या है, ऊपर की जो लेयर बनती है वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, उसके बाद भी आयरन जो है रस्ट करता जाता है। लेकिन करोजन में क्या होता है, ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, ऊपर की लेयर पे अगर करोजन लग गया है तो अंदर की लेयर्स एटलीस्ट बची रहती हैं। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो रस्टिंग वर्ड जो है बेसिकली आयरन के लिए यूज होता है, बाकी के लिए करोजन टर्म हम यूज करते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म। You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes oxide formation take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. तो आपने जैसे क्लास 7th में भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, वो एक मैग्नीशियम का रिबन आता है। ठीक है, जब हम उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, और उस ऑक्साइड को जब हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से तो हम ये पाएंगे कि उस ऑक्साइड का जो सोल्यूशन है वो बेसिक है, और मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है तो यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होते हैं या जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, वो बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो है अगर कोई ऑक्साइड बेसिक नेचर शो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेटल का ऑक्साइड है, उसमें जो अननोन कंपाउंड अगर है हमारे पास तो वो मेटल है। तो
ऐसे ही अगर हम ये देखें कि आयरन जब जो है, जैसे कि इस प्रोसेस में बताया गया है कि आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आयरन जैसे आयरन का कोई भी सामान है, ठीक है, आयरन रखा हुआ है और ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनता है, ठीक है, जब आयरन रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है Fe2O3, ये है हमारा रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जो ऑरेंज कलर का रस्ट देखते हैं उसका फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन और वाटर मतलब बहुत सारा पानी नहीं, मतलब मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर भी लगा है तो, और एनवायरनमेंट में हमारे ऑक्सीजन में मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर रहती ही है, तो कोई भी आयरन का सामान हम रखते हैं तो 2-3 दिन बाद हम देखते हैं उसमें रस्ट लग गया है, जंग लगना शुरू हो जाता है। और अगर हम उसको ऐसे ही बहुत दिनों तक छोड़ दें तो पूरा का पूरा आयरन जो है रस्ट लग के पूरा पाउडरी हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों ही जो है एक तरीके से कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेटल। तो अगर हम टेस्ट करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन जब हमने बर्न किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसका जब हमने टेस्ट किया तो वो बेसिक नेचर है। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट आयरन पे करते हैं, ठीक है। आयरन का जो रस्ट है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है और इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो कैसा नेचर शो करते हैं। तो इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की है, एक्टिविटी 4.3। तो इस एक्टिविटी में क्या समझाया गया है, चलो देखते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम रस्ट का जो नेचर है वो टेस्ट करेंगे कि वो भाई कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, ओके। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो कुछ जो रस्ट है, किसी आयरन का जो रस्ट लगा हुआ है उसको आप खुरच के थोड़ा सा रस्ट जो है कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। रस्ट को जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो उसमें बहुत थोड़े से पानी में उसको डिजॉल्व कर दीजिए। जैसे कि एक ये सेटअप बनाया गया है, रस्ट जो है हमने कलेक्ट किया और रस्ट को जो है हमने वाटर में यहाँ पे डिजॉल्व कर दिया। जो टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं इसमें हमने इसको रस्ट के पाउडर को जो है वो डिजॉल्व कर दिया। तो ये ऑरेंज कलर का आपको सस्पेंशन दिख रहा है, ठीक है। सो यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। तो रस्ट जो है जल्दी पानी में घुलना नहीं, ठीक है। फिर आप उसको जोर से शेक कर दीजिए, शेक करेंगे तो थोड़ा सा वो मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर ये टर्म आया है। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का काम क्या होता है, ये एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए है। अगर किसी चीज की एसिडिटी जो है वो 7 से नीचे आती है, यानी जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जैसे जैसे नीचे आती है, जितना वो pH स्केल पे कम होता है, एसिडिटी जितनी कम होती है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। और किसी चीज़ का अगर pH 7 से ज़्यादा होता है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा बेस होता है, उतना ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर होता है, अगर रेड लिटमस पेपर को हम किसी बेसिक सोल्यूशन में डिप करें तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस के साथ में टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं तो वो रेड जो है वो ब्लू देती है कलर, ठीक है, ब्लू हो जाता है। और जो दूसरा लिटमस पेपर होता है वो होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड के साथ टेस्ट करें तो वो भी रेड हो जाता है, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है तब जबकि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो, और ब्लू लिटमस पेपर रेड में तब होता है जबकि हमारा सोल्यूशन जो है एसिडिक हो,
ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, याद रखना है कि रेड को ब्लू में हो रहा है तो क्या होता है सोल्यूशन, बेसिक होता है, और ब्लू जो है वो रेड में होता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे फिगर में जो ये हुआ है सोल्यूशन, ये हमने एक रेड लिटमस पेपर लिया था। ठीक है, अब रेड लिटमस पेपर को जब हमने रेस्ट से रिएक्ट किया तो अब रेड लिटमस पेपर का सबसे पहले कलर जो है वो ये था, ये जो कलर देख रहे हो ना रेड, ये रेड कलर था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये कलर है ब्लू। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, एसिडिक नहीं है, ये बेसिक है, यानी इसका पीएच मोर देन 7 कहीं होगा। तो मेटल ऑक्साइड, ऐसे ही आपने मैग्नीशियम का देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोल्यूशन जब हमने टेस्ट किया था तो उसका भी पीएच जो है वो भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट किया था, यानी उसका भी पीएच बेसिक। यानी हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिस बनाते हैं। ठीक है, बेसिक होते हैं, उनका पीएच जो है मोर देन 7 होता है। अब जो है पहेली है हमारे पास आई है, और पहेली क्या सोच रही है, चलिए देखते हैं। पहेली क्या कह रही है, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? I have seen a greenish deposit off the surface of copper vessels। तो पहेली के मन में ये चल रहा है कि अब आयरन का तो हमने देख लिया रस्ट होता है, कॉपर भी क्या रस्ट होता है? तो इसका आंसर यस है। ठीक है, कॉपर पे भी रस्टिंग होती है, लेकिन रस्टिंग वर्ड जो है वो कई बार हम जो है केवल आयरन के लिए यूज करते हैं, बाकी मेटल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं करोजन। ठीक है, क्योंकि रस्टिंग में क्या होता है ना कि एक जो लेयर बनती है रस्ट की, वो अंदर की जो सतह होती है उसको प्रोटेक्ट नहीं करती, उसको भी वो खाती चली जाती है और रस्ट बनाती चली जाती है। लेकिन करोजन में क्या होता है कि ऊपर की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है, इस वजह से जो है वो उसको हम करोजन कहते हैं। ठीक है, सो पहली का आंसर मिल गया कि हम उसको जो है रस्टिंग नहीं वर्ड कहेंगे, हम उसको करोजन कहेंगे। When a copper vessel is exposed to moist air for long term, it acquires a dull greenish coating। आपने देखा होगा कि कॉपर का लूटे अगर बहुत टाइम तक, या कॉपर का कोई भी बर्तन जो है बहुत टाइम तक आपने ऐसे ही रखा है पानी भर के, उसके ऊपर एक ग्रीनिश डल सा एक जो है लेयर बन जाता है, उसकी चमक जो है वो चली जाती है। ठीक है, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि हमारे एयर में जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और मॉइस्चर भी होती है एयर में, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो उसके ऊपर एक जो कोटिंग होती है, जब उसका साइंटिफिक स्टडी की गई तो उस कोटिंग में हमको क्या क्या मिला, हमको जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला और कॉपर कार्बोनेट मिला। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है यही जो है उसमें होती है, कॉपर के मटेरियल में यही रिएक्शन होती है कि इसमें क्या होता है, कॉपर है और वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ये तीनों चीजें जो है कॉपर से मिल करके हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। तो ये जो ग्रीनिश कोटिंग होती है कॉपर मेटल्स के ऊपर, वो इन्हीं दोनों चीज़ों की होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट इज हाईलाइटेड इन द बॉक्स, तो यू मस्ट रिमेंबर इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि कॉपर का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो ये चीज़ होती है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. तो जैसा हमने पहले 7th में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और उससे क्या हमें मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया और उसका भी टेस्ट किया। ठीक है, रेड लिटमस पेपर से और ब्लू लिटमस पेपर से उसका टेस्ट किया। तो इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असरटेन दिस? तो अगर हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रेड लिटमस पेपर पे टर्न करें से टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा,
और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करें तो उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिडिक एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो हमने इससे एक जनरलाइज प्रॉपर्टी बना ली, हमने कॉपर का देखा, हमने आयरन का देखा, हमने मैग्नीशियम का देखा, और इन तीनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज, इन तीनों मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखते हुए हम ये कंक्लूजन के पे पहुंचे कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जब हमने ये टॉपिक किस में पढ़ा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जब मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen। ये तो हमने conclusion draw कर लिया कि metal oxides are basic in nature। अब non-metals जो है वो क्या करते हैं, non-metals क्या होते हैं कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जब हम उनको ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। तो ये इसको दिखाने के लिए है एक्टिविटी 4.2 हमने किया है। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैगरेटिंग स्पून एंड हीट इट। ठीक है, तो एक सल्फर जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। हमने पीरियोडिक टेबल देखा, पीरियोडिक टेबल के जो है लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। तो हमने एक स्पून ले लिया, डीफ्लैगरेटिंग स्पून मतलब ऐसा स्पून जिसका कि जो डंडा है वो काफी बड़ा हो और वो नीचे एक स्पून हो। ठीक है, ऐसा वाला स्पून। If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4। तो 4.4 फिगर में जैसा शेप दिया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो चम्मच देख रहे हैं आप, ये इसको कह रहे हैं डीफ्लैग्रेटिंग स्पून की। नीचे एक स्पून है और उसका एक बड़ा सा डंडा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से एक मेटल कैप से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इस स्पून में एक छोटा चम्मच जो है वो सल्फर ले लेंगे। ठीक है, एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार। तो इसमें थोड़ा सल्फर लेके उसको हम बर्न करेंगे और जैसे ही वो बर्न करना शुरू करें उसको इस तरह के ग्लास जार में जो कि बिल्कुल सील हो, ठीक है, उसमें बंद कर देंगे। सल्फर ऑक्साइड्स बहुत खतरनाक गैस भी होती है। ठीक है, पोल्यूशन में भी निकलती है, बट दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो इसलिए हम इसको जार में इसको सल्फर को जला के इस स्पून को जार में ऐसे डाल देंगे, जैसा फिगर में देख सकते हैं ना। स्पून जो है ये वाला स्पून जो है ये डला हुआ है ऐसे फिगर में। ठीक है, और ये बर्न कर रहा है सल्फर यहाँ पे। तो बर्न करने से क्या होगा कि जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो इसी जार के अंदर पड़ी रहेंगी। सो cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with red and blue litmus papers. तो इस टम्बलर में जब हमने सल्फर को जलाया तो उसमें ऑक्सीजन रही होगी टम्बलर में पहले से। तो जब सल्फर बर्न किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। ठीक है, तो SO2 गैस बनी हमारी सल्फर के बर्न करने की वजह से। तो जब SO2 गैस बन गई तो वो गैस उसी टम्बलर में इकट्ठा है, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसको हिलाएंगे। तो जो गैस है वो वाटर से रिएक्ट कर गई। ठीक है, तो जब वो गैस वाटर से रिएक्ट कर गई तो क्या बनाया उसने, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2SO3, H2SO3 ये होती है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये जब फॉर्मेशन हुआ तो अब हम इसको चेक करेंगे कि लिटमस पेपर पे क्या शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस टम्बलर से वाटर निकाला वॉच ग्लास में और हम उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ जो है ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो हमारा
एसिडिक इन नेचर है, इसलिए रेड लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, रेड का रेड ही रह रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये ब्लू लिटमस पेपर जो है ये रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है। अगर कोई सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यानी कि हम जान गए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनी उसको जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना। इसीलिए जो गाड़ी मोटर से धुआं निकलता है उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो जब एनवायरनमेंट में वो रिलीज हो जाता है या फैक्ट्रियों के थ्रू एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है और फिर कभी बारिश होती है तो वो बारिश वाले पानी से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड वाली बारिश करता है, इसी को कहते हैं एसिडिक रेन, ठीक है। और इसी एसिडिक रेन की वजह से जो ताजमहल है, क्योंकि ताजमहल मार्बल से बना है तो ताजमहल भी धीरे धीरे घिसने लग गया था, इसीलिए उसके आसपास की इंडस्ट्रीज को बाद में शिफ्ट कर दिया गया ताकि उसका एनवायरनमेंट क्लीन हो। तो और ये एसिडिक रेन होती है, इसी को एसिडिक रेन भी कहते हैं। तो ये हमने जान लिया कि जो नॉन मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एसिडिक, ठीक है, एसिड्स होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब एक टेबल बनाई गई है, टेबल 4.4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। तो नेम ऑफ द बेस मेटल, नेम ऑफ द एसिड मेटल। अच्छा, तो नॉन मेटल, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने एक बेस का नाम लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मेटल कौन सा है, कैल्शियम। और वैसे ही हमने एक एसिड का नाम लिखा और उसमें मेटल कौन है, सल्फर। तो ऐसे ही हम दूसरे का भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं मैग्नीशियम MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। और एसिड में क्या है हम देख सकते हैं, दूसरा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं HCl का, ठीक है। तो इसमें क्या नॉन मेटल क्या है, इसमें क्लोरीन है। तो इसी तरह से बहुत सारे आप बेसिस का नाम दे सकते हैं और एसिड्स का नाम दे सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि जो है जो बेसिस होते हैं उसमें ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और जो एसिड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows. तो ये sulfur dioxide जो है, हमको एक ये रिएक्शन दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड reacts with water to give us sulfurous acid H2SO3. This reaction is very important from your examination point of view and you must remember it, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। तो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमने यहाँ पे एक नया ये भी कंक्लूड किया कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। So recall the name of some of the laboratory acid and bases you have read in class 7th. Note down their names in table 4.4. Identify the metals and non-metals present in them which forms ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो जैसे आपने क्लास 7th में किया था वैसे जैसे हमने अभी नोट डाउन किया कि कितने सारे बेसिस जो है वो मेटल से बने हैं और कितने सारे जो है एसिड्स जो है वो नॉन मेटल से बने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।